Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine. So today is our seventh lecture. Then the topic of this lecture is constitutional history of Pakistan. In this lecture, we will cover constitutional history as well as we will see the different postulates of the different constitution which has been implemented in Pakistan. Constitution of 1956, Constitution of 1949, and Constitution of 1973. First of all, we look towards the background history of the Constitution. By the end of the World War II, British imperial government granted independence to its Indian colony, and for that matter, the British Parliament implemented the Indian Independence Act 1947. जब वर्ल्ड वॉर आपकी एंड हुई तो ब्रिटिश ने अपनी गवर्नमेंट को इम्प्लीमेंट किया। इंडियंस जो कॉलोनी थी या कह लेंगे आपके पास जो इंडिया आबादी वाले जो भी इलाके थे वहां पे उन्होंने अपनी ब्रिटिश पार्लियामेंट इस्टेब्लिश की और उसका नाम इंडियन एक्ट 1947 के तहत यानी इसके अंदर जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस इम्प्लीमेंट किए गए वो इंडियन एक्ट 1947 कहलाए। अंडर दिस एक्ट द ब्रिटिश क्राउन relinquished its sovereign powers over India and transferred those powers to the newly established dominance of India and Pakistan on 14 अगस्त 1947। इसके अंदर क्या क्या 1947 से पहले तो पूरी पावर जो थी वो किसके पास थी, ब्रिटिश के पास थी। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने पावर ट्रांसफर की इंडिया और मतलब पावर ट्रांसफर तो हुई लेकिन ओवरहेड तो उन्हीं का था। लेकिन इंडिया और पाकिस्तान पे जैसे कि हमने कुछ मुसलमान और कुछ इंडिया के लोगों को या हिंदुओं को अपने साथ शामिल कर लिया इस गवर्नमेंट के अंदर। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हिट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन था 19 was amended to bring it in consonance with the aims and objectives of independence as laid down in the 1947। 1935 के बाद से तो कोशिशें थी वो 1947 के लिए इनके इंडिपेंडेंस के लिए तेज हो चुकी थी। द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू कॉन्स्टिट्यूशंस two constitutional instruments served as an interim constitutional order for both countries until their respective constituent assembly adopted their own constitution। यानी 1935 में जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो इंडिया और पाकिस्तान जब अलग हो गए तब भी वही फॉलो होता रहा दोनों कंट्रीज में अलग अलग, जब तक इन कंट्रीज ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप नहीं कर लिया और इम्प्लीमेंट नहीं कर दिया। द वाइसरॉय ऑफ इंडियन लॉर्ड माउंटबेटन अनाउंस द पार्टीशन प्लान ऑन रेडियो। अच्छा जी, पार्टीशन का जो प्लान था किस तरीके से पार्टीशन होगा, कौन से इलाके किस में शामिल होंगे और जो है पार्टीशन किस डेट को होगा, उस पर सिग्नेचर कौन करेगा, कौन कौन जो है रियासत के हेड बनेंगे, ये सब चीजें लॉर्ड माउंटबेटन ने रेडियो बयान में अपने लोगों से खिताब करते हुए बताया। लॉर्ड माउंटबेटन की लिए डिजायर टू बिकम द जॉइंट गवर्नर जनरल ऑफ बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान। अब यहाँ पे ये क्या चाहते थे कि क्योंकि वो ब्रिटिश के पास से रूल जा रहा है दोनों के पास, तो क्यों ना मैं एक जॉइंट गवर्नर जनरल बन जाऊं और मैं दोनों मुल्कों में हुक्मरानी करूं। द कांग्रेस एक्सेप्टेड दिस प्रपोजल। कांग्रेस ने तो ये प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया वाइल कायदे आजम एंड द मुस्लिम लीग रिजेक्टेड, क्योंकि कायदे आजम मुस्लिम लीग ने सारी मेहनत इसलिए की थी कि मुसलमान अपना एक अलग वतन हासिल करें, उसमें अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारें और मुसलमानों के कानून राइज हो। अगर वो हेड या जो चार्ज था वो तब भी लॉर्ड माउंटबेटन के पास रहता तो हमारे पास आज़ादी हासिल करने का कोई जो है फायदा हमें नहीं होता। मुस्लिम लीग डिसाइडेड टू अपॉइंट कायदे आजम एज फर्स्ट गवर्नर जनरल। मुस्लिम लीग ने डिसाइड किया कि मुसलमानों के जो गवर्नर जनरल या पाकिस्तान के जो गवर्नर जनरल होंगे वो कायदे आजम होंगे। कायदे आजम रीच कराची ऑन अगस्त 1947। द लास्ट वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन अनाउंस द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान ऑन 15 अगस्त 1947। ये रात के 12 बजे के टाइम था जिस टाइम पे ये अनाउंसमेंट हुई, सिग्नेचर्स हुए इसलिए आप देखते हैं कि 14 अगस्त को पाकिस्तानी अपना इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं और 15 अगस्त को इंडियंस, क्योंकि जब सिग्नेचर हुए थे तो वो 1 मिनट का डिफरेंस था कि पहले कायदे आजम ने किए जिस टाइम 14 अगस्त थी और जिस टाइम उन्होंने सिग्नेचर किए तो उस टाइम 15 अगस्त स्टार्ट हो गई थी। इन द असेंबली बिल्डिंग एट कराची कायदे आजम टुक ओथ एज द फर्स्ट गवर्नर जनरल। तो ये 15 अगस्त लिखा हुआ है, नेक्स्ट डे उन्होंने ओथ लिया होगा इन द लास्ट फ्राइडे ऑफ द हॉली मंथ ऑफ रमजान। और ये सारे काम कब हो रहे थे, रमजान में। अगर आपसे पूछा जाए कि पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस डेट क्या है, कुछ लोगों को पता होगी कुछ को नहीं पता होगी, जिनको पता होगी है जरा जल्दी से वो सोच लें कि पाकिस्तान इस्लामी महीने की कौन सी तारीख को पैदा हुआ। तो 27 रमजान जो है इसकी डेट ऑफ बर्थ है पाकिस्तान की।
The national flag with the crescent and star was unfurled. Lord Mountbatten came to Karachi and handed over the power to the first Constituent Assembly. This assembly came into being as a result of the general elections 1945-1946. यानी पाकिस्तान की आज़ादी से एक साल पहले इलेक्शंस करवाए गए। उस असेंबली में जो लोग इलेक्ट थे, जो मुस्लिम्स थे, वो फिर पाकिस्तान की उसके अंदर इंक्लूड हो गए असेंबली के अंदर। लॉर्ड माउंटबेटन एड्रेस द असेंबली एंड ब्रीफली हाईलाइटेड द इवेंट्स which had led to the creation of Pakistan. Quaid-e-Azam had already been elected as the first president of the फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑन 11 अगस्त 1947। जब हमारी पहली कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी कि ये असेंबली मिलके कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी, तो उसके जो हेड थे वो कायदे आजम थे। मिस्टर जस्टिस मोहम्मद शरीफ वाज असाइंड द जॉब ऑफ ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, ये आपसे एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है। अगर आपका एमसीक्यूज बेस्ड पेपर होता है या क्विज होता है या आप कहीं भी एंट्री टेस्ट वगैरह के लिए जाते हैं कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के हेड कौन थे, तो कायदे आजम थे। कब बनाई गई थी? 11 अगस्त 1947 में बनाई गई थी। फर्स्ट जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन था वो किसने ड्राफ्ट किया था? तो मिस्टर जस्टिस मोहम्मद शरीफ ने इसको ड्राफ्ट किया था। अच्छा, उसके बाद उन्होंने ड्राफ्ट किया कि 5 प्रोविंसेस होंगे और फेडरेटिंग यूनिट्स होंगे। कैबिनेट पास फॉर्म, एक कैबिनेट यानी काबीना बनाई गई। कायदे आजम वाज इलेक्टेड एज द गवर्नर जनरल। लियाकत अली खान बिकम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। मलिक गुलाम मोहम्मद वाज इलेक्टेड एज अ फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। ये जो भी 4-5 नाम है ये आपको पता होने चाहिए, याद होने चाहिए। जनरल हिस्ट्री के क्वेश्चन आंसर आपसे कभी भी किसी टाइम पे भी पूछे जा सकते हैं। मैं नहीं पूछूं, आपकी इस डिग्री में नहीं पूछे जाए, लेकिन आप कहीं अपियर हो रहे हैं जॉब टेस्ट में भी जो है ना, आपकी जनरल नॉलेज जरूर टेस्ट होती है। तो उसमें इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं कि इस इंसान, उससे पता चलता है कि इंसान की जो स्किल्स हैं या उसकी जो लर्निंग है वो कितनी तेज है। क्या उसको पहले की याद की हुई पढ़ी हुई चीजें पता है, क्या उसको करंटली पता है कि सोसाइटी में क्या हो रहा है, या वो जिस सोसाइटी में रहता है उसको उसके बारे में पता है, उसकी बेस, उसकी बुनियाद क्या है। तो ये सब चीजें भी आपकी टेस्ट हो रही होती है, आपका आईक्यू लेवल चेक हो रहा होता है। Following independence, it took 3 governor generals, 4 prime minister, 2 constituent assembly, 1947 से 1954 तक एक constitution assembly रही हमारे पास, और एक 1955 से 1956, and 9 years of protected constitution making process to produce the first constitution of Pakistan in 1956। जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन एक पास हुआ वो 1956 में हुआ। तकरीबन उन्होंने 10 years का अरसा लिया एक बिल्कुल एक किसी भी मुल्क के लिए, एक न्यूली डेवलप कंट्री के लिए एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। इट वॉज रिजेक्टेड ऑन द फाइनल डे ऑफ इट्स अडॉप्शन। लेकिन बदकिस्मती से जो इसके अडॉप्शन का फाइनल डे था 29 फरवरी 1956, इसको उसी दिन रिजेक्ट कर दिया गया बाय ऑल हिंदू माइनॉरिटी पार्टीज एंड द लार्जेस्ट मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी द अवामी लीग फ्रॉम ईस्ट पाकिस्तान। वो अच्छा, पाकिस्तान बनने के बाद आपको पता है ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान, ये सब एक अलग एक और वो हो गया था। ईस्ट पाकिस्तान फिर बाद में हमसे अलग भी हुआ कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया ईस्ट पाकिस्तान में रहने वाले जो मुसलमान थे, उनका यह ख्याल था कि इसमें उनके राइट्स नहीं है, इससे उनको जो है फायदा नहीं होगा। उन्होंने इसकी मुखालफत कर दी। उन्होंने इसकी मुखालफत के साथ साथ हिंदू माइनॉरिटी भी खड़ी हो गई, उन्होंने भी इसकी मुखालफत कर दी। तो इस तरह से यहाँ से एक और नई जंग का कह लें कि आगाज हो गया। डेमोग्राफिकली द लार्जेस्ट प्रोविंस, ये जो आपका ईस्ट पाकिस्तान था, समझ लो ये एक बड़ा हिस्सा था। तो उनका ये कहना था कि हमें एक अलग सूबा बनाया जाए, हमें एक बिल्कुल सूबाई इख्तियार दिया जाए, हमें किसी कंट्रोल में नहीं दिया जाए, हमारी एक अलग से हर चीजें होनी चाहिए। ड्यू टू द लैक ऑफ कंसेंस अमंग Ethno-national groups, the 1956 Constitution failed to arrest the political instability। अच्छा जी, 1956 का जो फिर कॉन्स्टिट्यूशन था वो फिर फेल हो गया, उसको स्टेब्लिश नहीं कर सके ये लोग। और फिर कंट्री के अंदर फर्स्ट मार्शल लॉ लाया। मार्शल लॉ लाया, उनमें क्या होता है कि फौज आ जाती है और फौज जो है अपने इख्तियार में हर चीज ले लेती है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह कुछ भी फॉलो नहीं होते, बल्कि उनके ऑर्डर्स के ऊपर सारे काम हो रहे होते हैं। बिटवीन इट्स अच्छा 4 फेडरल मिनिस्ट्रीज चेंज। इस पूरे ड्यूरेशन के अंदर 4 दफा फेडरल मिनिस्ट्रीज चेंज हुई। मिलिट्री डायरेक्टर जनरल अयूब खान, मिलिट्री यानी कि आर्मी से जो बिलोंग करते हैं, हु हैड टेकन ओवर द रेन्स ऑफ पावर इन। अच्छा, और ये जो लोग होते हैं ना फिर वो अनइलेक्टेड होते हैं। ये लोगों के इलेक्शन से नहीं आए होते, बल्कि जो आपके आर्मी चीफ हैं वो आपके मुल्क का कंट्रोल संभाल लेते हैं। तो जनरल अयूब खान ने मुल्क का कंट्रोल संभाला।
enacted the 1962 constitution to the country through an executive order. The current constitution इंसेंडेड बाय द थर्ड कॉन्स्टिट्यूट असेंबली 1970 1956 का आया, फिर 1962 और करंटली फिर 1973 का जो आइन हुआ वो एक स्टैब्लिश और एक बहुत अच्छा आइन था जो कि इम्प्लीमेंट हुआ। वाज ट्वाइस सस्पेंडेड बाय मिलिट्री कोर्प्स ऑफ जनरल जियाउल हक। दो दफा 1973 के आइन को भी सस्पेंड किया गया जनरल जियाउल हक की तरफ से, यानी कि दो दफा जो है मार्शल लॉ और इम्प्लीमेंट हुआ। जनरल मुशर्रफ 1999 to 2002 में आए, and at that time of its restoration both in 1985 and 2002 दो दोनों दफा जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है वो रिस्टोर की गई। द मिलिट्री regimes amended it in ways that fundamentally changed its Islamic and federal character. One such amendment on both occasions was the grant of power to the president to dissolve the lower house of the federal। जब भी आपके पास जो आता है ना कोई मिलिट्री का बंदा जो कि कमांड संभालता है, तो उससे क्या होता है कि आपका जो लोअर हाउस होता है पार्लियामेंट के अंदर, उनको उसकी पावर को डिसमिस कर दिया जाता है और जो प्रेसिडेंट होते हैं उसको राइट्स दिए जाते हैं। वाज द ग्रांट ऑफ पावर टू द प्रेसिडेंट। अच्छा जी, adoption of the current constitution in the constitution making process, three constitution assemblies of Pakistan, ये तीन हमारे पास assemblies बनी थी। एक दफा बनी थी 1947 से जो 1954 तक रही, फिर 1955 से 1956, यानी एक साल का अरसा था और फिर ये एक साल का अरसा था। प्रोड्यूसिंग द 1956 एंड करंट 1973 कॉन्स्टिट्यूशन, ये दो कॉन्स्टिट्यूशन इन असेंबलीज ने प्रोड्यूस किए। बीच में 1962 का भी आया था, वो 1956 का ही समझ लें अपडेटेड वर्जन था। द इस्लामिक करेक्टर ऑफ द स्टेट, अब कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चीजें आपकी सेट होती है, हमें पहला भी जो इसका लेक्चर था वो कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से ही था। इसमें हम ये तय करते हैं कि इस्लामिक करेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, शरई क्या मामलात होंगे, किस तरह से तय होंगे, और बाकी जो है फेडरल निज़ाम किस तरह से चलेगा, किसके पास कौन सी पावर होगी, प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, प्राइम मिनिस्टर क्या कर सकता है, सूबों के पास कौन सा इख्तियारात होंगे, तालीम की जो अखराजात है या बजट है या जिम्मेदारी है वो किसको दी जाएगी, आर्मी या जो आपका पास सिक्योरिटी के इदारे हैं उनको कितना बजट दिया जाएगा और उनको कौन लीड करेगा, जजिस को कौन देखेगा, जुडिशरी का निजाम किस तरह से चलेगा, ये सब चीजें आपके कॉन्स्टिट्यूट में तय की जाती है। मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली that drafted the current constitution were elected in 1970 when the country was still united। 1970 तक country आपका still united था। द सेक्शन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान जो कि अब बांग्लादेश है 1971 में वो हमसे सेपरेट हुआ। 1970 के अंदर जो है कोई फ्रेश इलेक्शंस नहीं हुए थे, बल्कि जो लोग थे वही असेंबली को लेके चल रहे थे। फॉर्म बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 1973 कॉन्स्टिट्यूशन जो था आपका कंटेन्स 280 आर्टिकल्स, यानी 280 टॉपिक्स के ऊपर उसके अंदर जो है आपके पास पॉइंट्स मौजूद हैं या आपके पास आइन मौजूद है। एंड 7 इसके अंदर फिर जुर्म की क्या सजा होगी ये सब चीजें भी डिसाइड होती हैं। एंड 7 स्केड्यूल्स एंड एस्टेब्लिश सेंट्रलाइज्ड फेडरल सिस्टम, और एक सेंट्रलाइज्ड फेडरल सिस्टम जो है इस कॉन्स्टिट्यूशन से डेवलप किया गया है, यानी कि हर सूबे में हर शहर में यही कानून आपका ये लॉ इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इसके तीन पार्ट होते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। इनको उन्होंने किस तरह से डिफाइन किया, द फेडरल एग्जीक्यूटिव, द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट, जो आपका प्रेसिडेंट होगा। इस आइन के अंदर ये बात जो कि करंट भी आइन है आपका करंटली जो कि फॉलो हो रहा है, क्या क्या मेन पॉइंट्स है इसके। द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट, रिप्रेजेंट्स द यूनिटी ऑफ द रिपब्लिक एंड इज इलेक्टेड बाय अ सिंपल मेजोरिटी of an electoral college consisting of members of the two houses of फेडरल लेजिस्लेचर ऑफ द 4 प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। यानी प्रेसिडेंट आपका किस तरह से बनेगा कि जो आपके 4 प्रोविंसेस हैं उनके जो हेड्स होंगे उन, और जो अपर हाउस और लोअर हाउस होता है वहां से ये सारे मेंबर्स होंगे, वो मेंबर्स इलेक्ट करेंगे प्रेसिडेंट को। द प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव इफ ही और शी इज फाउंड अनफिट टू होल्ड ऑफिस ड्यू टू फिजिकल इनकेपेसिटी और इन केस ऑफ द वायलेशन ऑफ। अच्छा, प्रेसिडेंट को किस केस में रिमूव किया जाता है, तो इसकी कोई फिजिकल इनकेपेसिटी हो गई, वो जो है काम को नहीं देख पा रहा है। दूसरा ये कि वो किसी कॉन्स्टिट्यूशन के जो है उसको वायलेट कर दे इन अ जॉइंट सिटिंग ऑफ द फेडरल हाउसेस बाय वोट्स। अच्छा, दूसरा ये कि उसको वोट कब मिले, इसको वोट ना मिले,
जो उसको वोट है वो 2/3 से कम नहीं होने चाहिए। ऐसा हो कि सबने एक एक वोट दे दिया तो भी अप्रूव नहीं होगा। जो जितने टोटल आपके हाउस में मेंबर्स हैं उसका 2/3 पार्ट जो है, अगर उसको वोटिंग मिली है तो ही वो प्रेसिडेंट तय होगा। द प्राइम मिनिस्टर इज इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ द लोअर हाउस ऑफ द फेडरल लेजिस्लेचर आफ्टर एवरी जनरल। पहले जनरल इलेक्शन होते हैं जिसमें आवाम जो है अपने नुमाइंदों को, एमएनए एमपीज वगैरह को सिलेक्ट करती है। फिर उसके बाद वो एमएनए एमपीज वगैरह जो है अपना आगे अपनी असेंबली तक पहुंच के वहां पे इलेक्शन होते हैं। फिर उनका कोई हेड होता है, प्राइम मिनिस्टर या क्या होते हैं एमएनएस वगैरह, वो सब डिसाइड होते हैं। फिर ये सब आगे जाके जो है, जो जमात ज्यादा अक्सरियत से जीती होती है उस जमात का या उस पॉलिटिकल पार्टी का प्रेसिडेंट मुंतखब होता है। वो अपने नुमाइंदों का नाम देते हैं कि हम इसको प्रेसिडेंट बनाना चाहते हैं। कोई हो सकता है कि दो जमात इलेक्शन में बहुत ज्यादा आगे नुमाया हुई हो कि पंजाब से कोई सिंध से, तो फिर उनका जो है कि हम उनकी मजीद वोटिंग होती है, इलेक्शन होते हैं जो कि नेशनल असेंबली में होती है। फिर वहां से आपका प्रेसिडेंट क्या होता है। मैंने आपको एक असाइनमेंट भी दिया, इसके अंदर आपने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस देखना है। उस कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस के अंदर आप ये चीजें भी ऐड कर सकते हैं कि किस तरह से कौन जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है, किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो होता है। और जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, एक चीज आप लोग उसको साथ में ऐड कर ले असाइनमेंट में कि प्रेसिडेंट की सिलेक्शन किस तरह होती है। इलेक्शंस के बाद ये किस तरह से इलेक्ट किया जाता है कि कौन सी पार्टी का प्रेसिडेंट होगा, और उस प्रेसिडेंट के लिए जो इलेक्शंस होते हैं वो किस तरह से, चाहे आप कोई वीडियो देखें चाहे आपको कुछ पीडीएफ पढ़े, लेकिन इन रिटर्न मुझे इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए होगा कि हाउ कैन वी सिलेक्ट द प्रेसिडेंट फॉर आवर कंट्री। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट सिलेक्शन। द प्रेसिडेंट मे नॉट रिमूव द प्राइम मिनिस्टर अनलेस द प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड। अच्छा, प्रेसिडेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर को रिमूव नहीं कर सकता। कभी ऐसा भी हो सकता है कि प्रेसिडेंट किसी और पार्टी का, प्राइम मिनिस्टर किसी और पार्टी का हो, ये दोनों सेम पार्टी को लेकिन दोनों की आपस में नहीं बन रही, तो इस केस पे या इस बुनियाद पे प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को डिसमिस नहीं कर सकता। बल्कि अगर प्राइम मिनिस्टर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल जो है बात फॉलो ना करे, कि कोई ऐसा काम कर दे, तो इस वजह से प्रेसिडेंट उसको हटा सकता है। दैट ही और शी हैज लॉस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ द मेजोरिटी इन द लोअर हाउस। यानी जो लोअर हाउस में पार्लियामेंट में लोग हैं, अगर वो उस प्राइम मिनिस्टर से मुत्तफिक नहीं है, उनका ये कहना हो कि प्राइम मिनिस्टर फैसले गलत कर रहा है, ये प्राइम मिनिस्टर मुल्क को सही लेके नहीं चल रहा, और उसके खिलाफ ऑब्जेक्शन ज्यादा हो जाए, तो वो प्राइम मिनिस्टर को हटा सकता है। फॉर दैट पर्पज द प्रेसिडेंट हैज टू समन अ मीटिंग फॉर द लोअर हाउस एंड रिक्वायर द प्राइम मिनिस्टर टू ऑब्टेन अ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। उससे पहले प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को एक चांस देंगे कि लोअर हाउस में मीटिंग अरेंज करेंगे। वहां पे प्राइम मिनिस्टर अपनी पोजीशन को क्लियर कर सकते हैं, अपने लिए वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले सकता है कि उसको अगर वोटिंग मिल जाए, तमाम लोग उसके हक में फैसला दे दें तो वो नहीं हटेगा। लेकिन अगर नहीं करे, सब वीटो कर दे कि नहीं हमें ये बंदा नहीं चाहिए, तो प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन करना। द प्राइम मिनिस्टर could also be removed on the initiative of the lower house when the house passes a vote of no confidence against her or him. The federal cabinet is collectively responsible to both houses of parliament. ये था हमारे पास फेडरल एग्जीक्यूटिव, जहां से हम प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात कर रहे हैं कि ये जो एग्जीक्यूटिव लेवल के लोग हैं ये किस तरह से इलेक्ट होते हैं। द फेडरल लेजिस्लेचर पार्लियामेंट। द फेडरल बाइकैमरल लेजिस्लेचर कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, द लोअर हाउस नेशनल असेंबली एंड अपर हाउस सेनेट। अच्छा, लोअर हाउस किसको कहा जाता है, नेशनल असेंबली को कहा जाता है, और अपर हाउस किसको कहा जाता है, सेनेट को कहा जाता है। और ये दोनों मिलकर क्या बनाती है, पार्लियामेंट बनाती है। सीट्स इन द नेशनल असेंबली आर अपॉइंटेड ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन with a total of 342 seats distributed among the four provinces. आपके पास टोटल 342 सीट्स हैं नेशनल असेंबली में, जो कि किस तरह से डिवाइडेड है कि फाटा को मिलेंगी फेडरल कैपिटल। असेंबली इज इलेक्टेड फॉर 5 years अनलेस द प्रेसिडेंट डिसॉल्व्स इट्स। सुनो, एक दफा असेंबली अगर सेट हो जाती है, इलेक्ट हो जाती है, 5 years के लिए होती है। अब हमारे पास जो तकरीबन 3 से 4 साल का अरसा गुजर चुके हैं इलेक्शन के बाद, 1.5 years आपके पास जो है बाकी बचे 5 साल होने में। उसके बाद नए सिरे से सब इलेक्शंस आएंगे। अब फिर उसके बाद डिपेंड करता है कौन सी पार्टी ज्यादा काम करती है। अगर आप अभी अपने कराची में देखें तो आप खुद अंदाजा कर सकते हैं कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जो है जो ज्यादा काम करे, जो हेल्थ की तरफ भी जा रही है, जो एजुकेशन की तरफ भी जा रही है, और जो
कराची के दीगर मसाइल को भी लेके चल रही है, तो उस पर कौन ज्यादा काम करे। तो जब आप लोगों की भी, कुछ लोगों की एज ऐसी होगी 18 से अबव, जो कि वोट दे सकते हैं, तो वोट जो है ना, ये सोच के मत दें कि हमारे घर वाले इसको वोट दे रहे हैं या हम तो शुरू से इस पार्टी में, हम इसको वोट दें। बल्कि आप ये देखें, जो हम वोट देते हैं वो हमारे सामने आता है। कुछ दिनों में हमारे ही सामने हुआ कि बारिश अगर हो रही है तो रोड टूटे हुए, रोड नहीं बने हुए, तो कोई काम नहीं करवा रहा। या आपके बच्चे जो है तालीम सही हासिल नहीं है, आप खुद तालीम नहीं हासिल कर पा रहे, आपको कोई मौके नहीं मिल रहे, आपको कोई स्कॉलरशिप्स नहीं मिल रही, आपको कोई फ्री आईटी ट्रेनिंग से प्रोग्राम्स नहीं मिल रहे। और अगर कोई ये सब कर रहा है, कोई जमात ऐसा कर रही है, तो वो कौन सी जमात है आपने उसको देखना है, ठीक है, और कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है, तो आप उसको फिर वोट दें, अगर आप अपने लिए, अपने मुल्क के लिए बेहतर बेहतरी चाहते हैं। कौमों की बेस पे, कौमियत की बेस पे वोट ना दें, ये देख के वोट दें कि कौन हमारे लिए काम करवा रहा है। अगर आप कराची के रिहायशी, कराची में रहते हैं, तो यहाँ देखें यहाँ कौन काम कर रहा है। अगर आपका ताल्लुक किसी और सूबे, किसी और शहर से, तो आप वहां देखें कि वहां कौन आपके आवाम के लिए बात कर रही है। ऐसे लोग हैं कि वो खुद जो है बाहर से, बाहर बैठे हुए, और उनके नुमाइंदे यहाँ पर हैं और काम नहीं करवा रहे, सिर्फ वोटिंग के टाइम पे जो है वो खड़े होते हैं कि आओ एक दो सड़क बना दें, एक गली बना दें, तो बस हो गया काम। ये 5 ईयर का टेन्योर उनका कभी आया और उन्होंने उसके अंदर आपको काम करके दिखाया, तो आप बेशक उनको वोट दें, उनको इलेक्ट करें। तो फिलहाल जो जो पॉलिटिकल पार्टीज अभी हैं, जिन जिन इलाकों में आप अपने इलाकों की तरह निगाह डालें, तो पॉलिटिकल पार्टी से काम है वो क्या है, आपकी सड़कें बनवाना, आपका पानी का निजाम सही करना, आपका तालीम का निजाम बेहतर करना। तो कोई पार्टी अगर ये सारी चीजों पे काम कर रही है, बेशक वो पूरा 100% अपना नहीं दे पा रही, उससे कोई भी मसाइल हो सकते हैं, उसके बजट का इशू हो सकता है, या ये कि दूसरी पॉलिटिकल पार्टी उसको काम नहीं करने दे रही हो, या वो अभी इतने स्टेब्लिश ना हुए हो, अभी 1-2 साल दफा से ही वो इलेक्ट होने शुरू हुए हों। तो आप ये देखें कि कौन आपके लिए खड़ा है, कौन आपके काम करवा रहा है, आप फिर उसको वोट दीजिए। द सेनेट हैज अ टोटल ऑफ 104 सीट्स विद ईच ऑफ द 4 provinces having 23 seats, thus giving equal representation to each province. Each 8 seats for the FATA. ये डिपेंड भी करता है कौन से प्रोविंस की आबादी कितनी है, कौन से प्रोविंस का जो जियोग्राफिकल लोकेशन या उसका जो एरिया है वो कितना बड़ा है, उस हिसाब से सीट्स दी जाती हैं। एंड 4 सीट्स ऑफ द फेडरल कैपिटल इंक्लूडिंग 2 जनरल, 1 वुमेन एंड 1 टेक्नोक्राट सीट. Elections to fill seats in the Senate allocated to each province are held in accordance with the system of proportional representation. फिर हमारे पास थर्ड है जुडिशरी, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में हम 3 मेन चीजें डिसाइड कर रहे हैं। पहले आपने प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को किया, फिर उसके बाद फेडरल लेजिस्लेचर, इसके अंदर फेडरल स्ट्रक्चर सेट हो रहा है, किस सूबे को कितनी सीट्स दी जाएंगी, यहाँ पे सीट्स के सारे मामला तय हो रहे हैं, माइनॉरिटी को कितनी सीट होगी, और मुस्लिम्स को कितनी सीट्स दी जाएंगी, वुमेन को कितनी सीट्स दी जाएगी, और मैन को कितनी सीट्स दी जाएंगी, ये सब चीजें यहाँ पे डिसाइड। जुडिशरी में 1973 कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर अ hierarchy of the judicial branch with the Supreme Court of Pakistan on top and 5 high courts of judiciary में उन्होंने क्या किया है कि किस तरह से हमारा जुडिशनल निजाम चलेगा कि आपके पास सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान होगी, जो कि तमाम कोर्ट्स की हेड होगी। कोई फैसला अगर यहाँ तक नहीं हो पाता तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। उसके बाद आपके पास 5 हाई कोर्ट्स आ जाएंगी। 5 हाई कोर्ट्स के बाद आपने बताया था मैंने आपको, लोकल आपके पास कोर्ट्स होती है हर चीज के अलग अलग, यानी घरेलू मसाइल के अलग कोर्ट है, और जो रोजमर्रा के जो लड़ाई झगड़े होते हैं, या जो जुर्म है, चोरी है, डाका है, उसके अलावा और भी बहुत सारे मामला होते हैं, केसेस होते हैं। और एक क्या कंज्यूमर कोर्ट बताई थी मैंने, वो होती है। तो ये सब आपके पास लोअर के उस पे काम करते हैं, लोअर कोर्ट्स कहलाते हैं। लोअर कोर्ट्स इन प्रोविंस आर अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ देयर रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स. द कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो प्रोवाइड्स फॉर फेडरल शरीयत कोर्ट एंड वेट्स इफ विद द, ये जितने भी जुडिशरी के मामला होंगे पहले शरीयत कोर्ट से डिसाइड होंगे सारे लॉज, उसके बाद जो है जजेस कोई फैसला देते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री स्टार्टेड आफ्टर 1857, जो एकदम फर्दर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद आपके पास ये सारे काम होना स्टार्ट हुए बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1858. द गवर्नेंस ऑफ इंडिया वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू ब्रिटिश क्राउन. ईस्ट इंडिया कंपनी से गवर्नमेंट किसके पास ट्रांसफर हो गई, ब्रिटिश क्राउन के पास. ऑन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाज इंसेंटेड इन रिस्पॉन्स ऑफ ग्रोइंग डिमांड फॉर सेल्फ गवर्नमेंट, क्योंकि यहाँ पे लोग क्या चाह रहे थे, अपनी गवर्नमेंट चाह रहे थे. ब्रिटिश पार्लियामेंट इंसेंटेड द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1947 which became law on July 18, 1947. और ये जो एक्ट था वो आपका बेस बना पाकिस्तान की क्रिएशन का. इट वाज अबाउट द डीलिंग ऑफ सेपरेशन और इंडिपेंडेंस एंड इट्स अलाइड मैटर्स.
States were at liberty to choose either Pakistan or India. यहाँ पे आपके पास एबिलिटी पाकिस्तान में जाना है या इंडिया में जाना है, टू लिव विद, किसके साथ रहना है। बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक 1935 supremacy was transferred to dominance of Britain. It was guaranteed that both India and Pakistan would be at liberty to make constitution and law separately. कि ये दोनों, ये अपने ऊपर भी पड़ा था कि ये दोनों मुल्क अपने अलग अलग सेपरेट जो है वो बनाएंगे लीगल स्ट्रक्चर और उसको फॉलो करेंगे। फिर हम आपको पढ़ लेते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑफ 1949 कि 1949 में जब मुल्क आजाद हुआ उसको एक कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं था हमारे पास, लेकिन कुछ ना कुछ तो फॉलो करना था ना कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस तो बनाने थे। तो 1949 का कॉन्स्टिट्यूशन ही कहलाता है वो, और उसमें क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो देखना। इट वाज फेल्ट नेसेसरी दैट बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन वाज ड्राफ्टेड द प्रिंसिपल्स एंड आइडियाज ऑन विच इज टू बी बेस्ड, किन आइडियाज की बेस पे हम कंट्री के अंदर लाइफ गुजारेंगे। फॉर दिस पर्पस ऑन मार्च 12 1949 द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड अ रेजोल्यूशन, उन्होंने एक रेजोल्यूशन या एक मुआहिदा जो है या एक करारदाद पास की, मूव बाय लियाकत अली खान जो कि उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर थे। उन्होंने इसको ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कहा। इट प्रोक्लेम दैट द फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, के ये बाद में पाकिस्तान का फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा और इसकी जो बेस होगी वो इस्लाम पे और होली कुरान पे होगी। Sovereignty belongs to Allah Almighty, but He has delegated it to the state of Pakistan through its people. मैंने तमाम चीजों का दारोमदार या इख्तियार जो अल्लाह ताला पर है, लेकिन अल्लाह ताला ने यहाँ पाकिस्तान के लोगों को पाकिस्तान की स्टेट हमको प्रोवाइड की है, इसके लोगों को उसमें से आना है, इसको फॉलो करवाने की। टू बी एक्सरसाइज एज अ स्केर्ड ट्रस्ट विद इन द लिमिट्स प्रिस्क्राइब बाय कुरान एंड सुन्ना, और जो लोग हम अपने लिए चूज करेंगे वो कुरान और सुन्ना को फॉलो करते हुए इस पर व्रत करेंगे। रिप्रेजेंटेशन, द स्टेट शैल एक्सरसाइज इट्स पावर्स एंड अथॉरिटी थ्रू द चूजन रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल। जो भी है उसकी पावर दी जाएगी, लोग खुद डिसाइड करेंगे किसको हमें प्राइम मिनिस्टर या पीएम एमएनए या जो भी बनाना है। सोशल जस्टिस, प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी, फ्रीडम, इक्वालिटी, टॉलरेंस, सोशल जस्टिस, ये सब चीजें फॉलो की जाएंगी। लाइव्स ऑफ मुस्लिम्स, Muslims shall be enabled to order their lives in the individual and collective spheres in accord with the teachings and requirements of Islam as set out in the Holy Quran and Sunnah. माइनॉरिटी के राइट्स भी होंगे और वो उस तरह से फॉलो होंगे। मुसलमानों की जो लाइन्स होंगी वो इस्लाम और कुरान के मुताबिक होंगी। इस कॉन्स्टिट्यूशन की आपके पास इंपॉर्टेंस क्या थी? इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट इल्यूमिनेटिंग डॉक्यूमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान का पहला समझ लें ये काइन था, ये बहुत ही ज्यादा अपनी हिस्ट्री रखता है। एट द टाइम ऑफ मूविंग इट मिस्टर लियाकत अली खान कॉल्ड इट मोस्ट इंपॉर्टेंट ओकेजन इन द लाइफ ऑफ दिस कंट्री। जिस चीज के लिए लोग कई सालों से मेहनत कर रहे थे, 1857 से जंग आजादी के बाद से 1947 तकरीबन 100 साल का अरसा, अब वो मुल्क हासिल हो गया। उस मुल्क को चलाना कैसे, इसकी बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस तय हो रहे थे। 1949 की जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है वो इसलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस डॉक्यूमेंट लाइज इन द फैक्ट दैट इट कंबाइंस द गुड फीचर्स ऑफ द वेस्टर्न इस्लामिक डेमोक्रेसी। इसकी बेहतरीन बात क्या थी कि इसके अंदर इस्लाम और वेस्टर्न दोनों पॉइंट्स को लिया गया था और उसके गुड फीचर्स को मिला के एक आइन बनाया गया था। It proclaims the Islamic constitutional principles of the sovereignty of Allah, combines it with the modern doctrine of popular sovereignty. तो इस डॉक्यूमेंट में जो मैं आपसे शेयर कर दूंगी इसके अंदर सिर्फ 1949 के बारे में है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। ये हमने पढ़ लिया, उसमें से तीन चार चीजें थी, बाकी 1949 की और चीजें, गोल्डन प्रिंसिपल इस्लाम, प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑफ माइनॉरिटीज, इक्वल राइट्स टू सिटीजन, ये सारी हेडिंग्स आपने देखनी है। Objective resolution in Liaquat Ali Khan. While introducing the resolution in the Constituent Assembly, Liaquat Ali Khan said the ideas that promise the demand for Pakistan should form the cornerstone of the state. When we use the word democracy in the Islamic sense, it
pervades all aspects of life. It relates to the system of government. इस्लाम क्या करता है? इस्लाम सिर्फ एक चीज के बारे में हिदायत नहीं देता कि पर्दा कैसे करो, नमाज कैसे पढ़ो, रोजा कैसे रखो, बल्कि इस्लाम ये बताता है कि फाइनेंस को कैसे देखना है, बैंकानी सिस्टम क्या है, तिजारत कैसे करनी है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कैसे करनी है, और जिंदगी कैसे गुजारनी है, सोशल या रिलीजियस वैल्यूज क्या हैं। तो अगर आप बात कर रहे हैं इस्लाम की, तो वो सिर्फ डेमोक्रेसी नहीं सिखा रहा, बल्कि आपको तमाम सिस्टम्स बता रहा है। इंपॉर्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ये हमने देख लिया। अच्छा, पाकिस्तान बिकॉज फ्रॉम द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन 1956, उसके बाद से लेके 1973 तक जितनी भी अमेंडमेंट्स आई, रेजोल्यूशंस आई, एट द टाइम इट वाज पास, मिस्टर लियाकत अली खान कॉल्ड इट द मोस्ट इंपॉर्टेंट ओकेजन इन द लाइफ ऑफ दिस कंट्री। ये भी हमने देख लिया कि वो उन्होंने कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट ओकेजन है। 1956 के कुछ आर्टिकल्स हम देख लेते हैं। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान होगा हमारी कंट्री का नाम। फेडरल सिस्टम में क्या होगा? द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर अ फेडरल सिस्टम इन द कंट्री। द पावर्स वर डिवाइडेड अमंग द सेंटर एंड प्रोविंसेस। यानी कि जो पाकिस्तान कैपिटल होगा उसके पास क्या पावर होंगे, पाकिस्तान के प्रोविंसेस के पास क्या पावर होगी। Unicameral legislature. The legislature was to consist of only one house. Both the wings of the country were given representation in the National Assembly. और इसमें 300 मेंबर्स होंगे, 150 मेंबर्स जो है वो हर विंग से लिए जाएंगे। पार्लियामेंट्री सिस्टम वाज अडॉप्टेड। अकॉर्डिंग टू इट, प्रेसिडेंट वाज द हेड ऑफ द स्टेट एंड प्राइम मिनिस्टर हेडेड द गवर्नमेंट। इंडिपेंडेंट होगी आपके पास जुडिशरी, चीफ जस्टिस इसको फॉलो करेंगे, या चीफ जस्टिस को सब फॉलो करेंगे। द प्रेसिडेंट अकॉर्डिंग टू 1956, प्रेसिडेंट वाज द हेड ऑफ द स्टेट। ही वाज टू बी अ मुस्लिम एटलीस्ट 40 इयर्स अगो। एटलीस्ट 40 ईयर एज आएगा यहाँ पे। द टेन्योर ऑफ हिज ऑफिस वाज 5 इयर्स, और 5 साल का इसका होगा अरसा। उसके बाद दोबारा इलेक्शन होंगे, फिर दोबारा अगर मुंतखब होते हैं तो वो बन जाएंगे प्रेसिडेंट। कैबिनेट से प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट होंगे। कोई भी ऐसा लॉ पास नहीं होगा जिसकी शरीयत जो है इजाजत न दे। लैंग्वेज हमारे पास ये होगी उस टाइम पे, ये क्योंकि पाकिस्तान का जो है पार्ट था बांग्लादेश, तो 1957 में, तो इसलिए ये दो हमारे पास नेशनल लैंग्वेज। इसके ड्रॉबैक क्या थे? फार रीचिंग डेवोल्यूशन ऑफ पावर, ऑलरेडी अ पॉलिटिकल रियलिटी वाज नॉट गिवन अ कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन एंड एक्सेप्टेड एज द बेसिस ऑफ द स्टेट। अच्छा, फिलहाल मैं अभी इसके ड्रॉबैक्स डिस्कस नहीं कर रही हूँ। ड्रॉबैक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, वो हम मिड टर्म के बाद डिस्कस करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 की बात कर लेते हैं। आफ्टर टेकिंग कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन 1971, जुल्फिकार अली भुट्टो स्टार्टेड वर्क ऑन अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, जुल्फिकार अली भुट्टो 1971 में इलेक्ट होकर आए। उसके बाद जो है क्या हुआ, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की तरफ तवज्जो दी। 1972 में नेशनल असेंबली कॉन्स्टिट्यूट अ कमेटी टू प्रिपेयर अ ड्राफ्ट। फिर एक ड्राफ्ट प्रिपेयर किया गया। Finally, the Senate approved the Constitution in August 1973. Consequently, the Constitution was enforced in the country on 14 August 1973. According to the Constitution of 1973, Mr. Zulfikar Ali Bhutto looked over as the 10th Prime Minister, and Mr. Fazle Ilahi was sworn in as the President of Pakistan.
अच्छा जी, ये जो है आप कोई भी गवर्नमेंट इसको खुद से चेंज नहीं कर सकती। इट इज नॉट इजी टू मेक अमेंडमेंट्स इन इट। 2/3 मेजोरिटी है पूरा। आपको अगर कोई अमेंडमेंट करनी है तो जो आपके बोथ हाउसेस है, लोअर अपर हाउस, उससे आपने वोटिंग करवानी होगी। 2/3 पार्टी अगर एग्री करे तो ही कोई लॉ चेंज हो सकेगा। फेडरल सिस्टम, कॉन्स्टिट्यूशन 1973 हैज इंट्रोड्यूस्ड अ फेडरल सिस्टम इन द कंट्री। द फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान कंसिस्ट ऑफ अ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड 4 प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। और द फेडरल गवर्नमेंट इज हेडेड बाय प्रेसिडेंट इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ मजलिस शूरा, यानी पार्लियामेंट को मजलिस शूरा कहा जाता है। तो पार्लियामेंट तय करेगी फेडरल गवर्नमेंट के हेड को। और कितने पॉइंट्स हैं इसके मजीद? ठीक है, आज के लेक्चर में हम इसको इतना ही रखते हैं, पॉइंट नंबर 8 तक। So today I have covered the lecture week number 7. I will continue this lecture in next video. So I am ending the lecture now. Allah Hafiz.